Hello everyone, we Indian storytellers welcome you all to our podcast series on how India became a nation. You can listen to us on Spotify and YouTube. हम जान रहे थे वैदिक एज के बारे में जो 1500 ईसा पूर्वी से लेकर 600 ईसा पूर्वी के बीच में हुआ था। वैदिक एज दो पार्ट में डिवाइड हुए थे, अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। हम हमारे पहले एपिसोड में आपको बताए अर्ली वैदिक एज के बारे में जो 1500 ईसा पूर्वी से लेकर 1000 ईसा पूर्वी के बीच में हुआ था। इस एपिसोड में हम देखेंगे लेटर वैदिक एज के बारे में जो है उत्तर वैदिक काल, जो 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच में हुआ था। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वी होप दैट आपको हमारा पहला एपिसोड पसंद आया हो और आगे और भी ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज हम आपके लिए लेके आएंगे। सो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं लेटर वैदिक एज। 1500 ईसा पूर्वी से 600 ईसा पूर्वी तक के काल को वैदिक काल कहा जाता है और इसमें 1000 ईसा पूर्वी से 600 ईसा पूर्वी तक के काल को उत्तर वैदिक काल यानी लेटर वैदिक एज कहा जाता है। तो सबसे बड़ा चेंज जो लेटर वैदिक एज में हुआ था वो ये था कि लेटर वैदिक एज में ऋग्वेदा को छोड़ के और भी कई सारे उपनिषदों और वेदों की रचना की गई थी। इस काल में 3 नए वेदों का इंट्रोडक्शन भी हुआ जिसका नाम था सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा। इनके अलावा और भी कई सारे लिटरेचर्स और मंत्रास भी लिखी गई थी जिनके नाम थे ब्राह्मणास, अरण्यकास और उपनिषद की रचना भी हुई थी। And these were considered as the Vedic age literatures. उस वक्त जो कलेक्शन रहते थे वैदिक हाइम्स और मंत्रास की, उसे वेद संहिता कहा जाता था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सामवेदा की। सामवेदा में जो हाइम्स लिखे गए थे वो मेनली म्यूजिक रिलेटेड होता था। अलग अलग रागास के बारे में बताए गए हैं, जैसे स, रे, ग, म, प, द, नी, सा और ऐसे और भी कई सारे रागास के बारे में सामवेदा में लिखी गई हैं। इनके अलावा और भी कई सारे ऐसे डिवोशनल म्यूजिक भी सामवेदा में लिखी गई है। यजुर्वेदा के बारे में बात करूं तो यजुर्वेदा में लिखी गई जो हाइम्स थे वो उस टाइम के सोसाइटी के सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स और उनके रिचुअल्स वगैरह के बारे में बताते हैं। और जो अथर्ववेदा थे उसमें मंत्रास वगैरह हुआ करता था जो मेनली उस टाइम के जो इवेल्स होते थे, जैसे भूत पिशाच वगैरह जो वो मानते थे, उनसे दूर रहने के लिए और उनको भगाने के लिए उच्चारण किया जाता था। ब्राह्मण्स अपने आप को उस टाइम बहुत सुपीरियर मानते थे और इसी रीज़न की वजह से ब्राह्मणास ने अपनी एक अलग सी नई एक लिटरेचर भी रचित की गई उस टाइम पे, जिसका नाम उन्होंने ब्राह्मणास ही लिखा। और उसमें मेनली उन्होंने ये बताया कि सोशल एंड रिलीजियस एस्पेक्ट्स के बारे में कि कैसे कम्युनिटी के सोशल एंड रिलीजियस एस्पेक्ट्स होना चाहिए। और वो ये भी बताया कि मंदिरों में पूजा पाठ कैसे करनी चाहिए, रिचुअल्स वगैरह कैसे होता है और ऐसे कई सारे रिलेटेड बातें ब्राह्मणास में बताई गई है। तो दोस्तों, अभी तक हमने देख लिया लेटर वैदिक एज के लिटरेचर के बारे में। आगे हम देखेंगे कि कैसे कैसे सोसाइटी बिल्ट हुआ वहाँ पे, कैसे किंगडम्स आए उस टाइम पे और कैसे उनका इकोनॉमिक कंडीशंस था, उनके कास्ट सिस्टम्स और उनके रिलीजियस बिलीव्स के बारे में हम देखेंगे। लेटर वैदिक टेक्स्ट से हमें पता चलता है कि जो आर्यंस थे ये वेस्टर्न यूपी तक आए थे। ये गंगा और यमुना के आसपास सेटल हुए थे। इनमें जो मेजर ट्राइबल कम्युनिटी जो थी वो कुरुस थे। ये एग्रेसिव और सबसे इम्पॉर्टेंट ट्राइबल कम्युनिटी माने जाते थे। ये जो लोग थे ये सप्त सिंधु रीजन के आसपास रहते थे। वहाँ से ये दिल्ली आए। दिल्ली आने के बाद इन्होंने कुरुक्षेत्र को ऑक्यूपाई किया। धीरे धीरे पंचालास के साथ मिलकर इन्होंने सेंट्रल इंडिया के जो भी लोकेशंस थे उसको भी कैप्चर किए, अपने कंट्रोल में किया और हस्तिनापुर करके कैपिटल सिटी फॉर्म किया। हमें ऋग्वेदा टेक्स्ट से ये पता चलता है कि समवेयर अराउंड 950 में एक बैटल लड़ी गई थी। एक बैटल हुआ था जिसके जो पार्टिसिपेंट्स थे वो कौरवास और पांडवास थे। कौरवास और पांडवास जो थे ये कुरुस कम्युनिटी को ही बिलोंग किया करते थे। कुरुस कम्युनिटी बहुत बड़ी कम्युनिटी थी, मल्टीपल ग्रुप्स हुआ करते थे। ये जो लड़ाई थी इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो कुरुस कम्युनिटी का ही होता है। बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और जो बच जाते हैं ये लोग कौशाम्बी करके इलाहाबाद के पास जगह है, वहाँ पे ये माइग्रेट हो जाते हैं।
इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 950 BC में जो लड़ाई हुई थी, बट जिसका कंपाइलेशन था, जो इसका टेक्स्ट लिखा गया था, वो 4th सेंचुरी AD में लिखा गया था। इसका ये मतलब है कि काफ़ी लंबे समय के बाद महाभारत को लिखा गया था, इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट किया गया था। ऋग्वेदा टेक्स्ट से हमें पता चलता है कि सोसाइटी में कुछ और भी इम्पॉर्टेंट लोग हुआ करते थे। फॉर एग्जाम्पल, गोवी कर्तन करके जो लोग थे उनको रॉयल बॉडीगार्ड माना जाता था। जो बराड करके लोग थे वो पोएट और सिंगर्स हुआ करते थे। सतारी करके जो लोग थे दे वर नोन एज रॉयल एडमिनिस्ट्रेशन, जो सारा सब कुछ कामकाज जो है राजा का ये सारा संभालते थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो माना जाता था वो थे सुत्ता लोग। सुत्ता जो लोग थे ये राजा का रथ चलाया करते थे। ऐसा लिखा गया है कि ये लोग जो थे इन्होंने ही महाभारत रिसाइट की थी, इन्होंने ही महाभारत के बारे में बताया था और फिर उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट किया गया था 4th सेंचुरी AD में। लेटर वैदिक टेक्स्ट में हमें पता चलता है कि राजा जो है ये और पावरफुल हो जाता है। अब ये ट्राइबल कम्युनिटी का ही चीफ नहीं, अब ये टेरिटरी का चीफ हो जाता है और इसके पास ऐसे बहुत सारे राज्य होते हैं जिसको ये हैंडल करता है। लेटर वैदिक टेक्स्ट में हमें पता चलता है कि राजा के जो काउंसिल मेंबर्स होते हैं, जो इसके ऑफिस के जो लोग होते हैं, ये भी बढ़ जाते हैं। इनमें से इसके बॉडीगार्ड होते हैं, इसके जो रथ होती है उसको चलाने के लिए एक बंदा होता है, इसके पर्सनल एडवाइजरीज भी होते हैं, उनको राजन्यास कहा जाता है। राजन्यास के बाद जो सबसे करीब माने जाते हैं या इम्पॉर्टेंट लोग माने जाते थे वो थे ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स जो थे उनका ऐसा कहना था कि राजा के पास जो है लेटर वैदिक एज फेज में एक डिवाइन पावर होना चाहिए, वो सबसे पावरफुल होना चाहिए। अब राजा ने कहा ये कैसे होगा, ये हम कैसे इतने पावरफुल बनेंगे। ब्राह्मण्स का कहना था कि आपको यज्ञ करना पड़ेगा, आपको पूजा करना पड़ेगा और ये सारी जो विधि है, ये जो सारे तरीके हैं, ये सिर्फ ब्राह्मण्स को ही आता है, ये सिर्फ उन्हें ही पता है और ये राजा को हेल्प करेंगे उसको डिवाइन पावर लाने में, उसको सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाने में। राजा को ये बात इंटरेस्टिंग लगी। राजाओं ने क्या किया कि अब जो ब्राह्मण्स हैं ये उनकी बात मानने लगे और ब्राह्मण्स को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया। ये माने जाने लगा कि यही कारण रहा होगा कि ब्राह्मण्स इतने इन्फ्लुएंशियल हो गए और इतने पावरफुल हो गए उस सोसाइटी में। राजन्यास और ब्राह्मण्स जो है इनके आपस में ही लड़ाई हुआ करती थी, कॉन्फ्लिक्ट जैसा रहता था इसके लिए कि ये वो बोलते थे कि वो सुपीरियर है, ब्राह्मण्स कहते थे कि ये सुपीरियर है। धीरे धीरे बाद में ब्राह्मण्स को ही सबसे ज़्यादा सुपीरियर माना जाने लगा। राजा जो है बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करने लगा, बहुत ज़्यादा पूजा करने लगा, यज्ञ करने लगा और वो सबसे पावरफुल बन भी गया। इसके बाद क्या होता है कि राजा बहुत सारे टैग्स ले लेता है अपने नाम के आगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे आपने सुना होगा चक्रवर्तिन, अशोक सम्राट, तो ये चक्रवर्तिन है, विराट है, ये जो ऐसे टैग्स होते हैं ये राजा अपने आप को देने लगा। इसका ये मतलब था कि राजा बताने लगा कि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, अब उसके पास डिवाइन पावर भी है। धीरे धीरे ये जो सोसाइटी है और डेवलप होती है, बट अगेन ये जो सोसाइटी है कम्प्लीटली मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। इसमें वुमेन्स को उतना फ्रीडम नहीं मिलता है जो ऋग्वेदा एज में मिला करता था। इस सोसाइटी में या इस एज में वुमेन से ये कहा जाता है कि आप सिर्फ अपना घर का ही काम संभालो, you're limited to your household work only। इसमें ऐसा भी लिखा गया है कि वुमेन्स को गायत्री मंत्र भी नहीं कहा जाता था बोलने के लिए। इसका मतलब ये है कि वुमेन्स जो होती थी वो गायत्री मंत्र भी रिसाइट नहीं कर पाती थी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, शूद्रास को भी मना किया गया था कि आप गायत्री मंत्र नहीं बोलोगे। सो दीज वर द लिमिटेशन इन दिस सोसाइटी। अब चेंजेस क्या है कि ये जो सोसाइटी है, अगेन राजा का जो किंगडम है या जो किंग है ये हेरिडेटरी है। राजा के बाद उसका बेटा ही बनेगा और उसमें भी उसका एल्डर सन जो है वो बनेगा राजा। तो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, सोसाइटी की हायरार्की है, ये सब भी चीज़ें ब्राह्मण्स ने ही बताई थी राजा को और राजा ये सारी बातें माना करता था और उसको फुलफिल किया करता था। इसमें एक एग्जाम्पल ये है कि अश्वमेध करके घोड़ा होता था। राजा क्या करता था, अगर उसको कोई टेरिटरी कैप्चर करनी है, उसको टेरिटरी अपने कंट्रोल में लेना है, तो वो अश्वमेध घोड़ा को वो उस टेरिटरी में भेज देता था और जो भी राजा है उस टेरिटरी का, अगर वो पावरफुल इनफ है तो वो इस राजा को एक मैसेज भेजेगा कि हम एक युद्ध करेंगे और जो उस युद्ध को जीत जाता था वो सबसे पावरफुल माना जाता था और दूसरे राजा को सरेंडर करना होता था। ये भी एक तरीका था उनका आपस में ही कि कैसे लैंड को कैप्चर किया जाए, कैसे टेरिटरी को कैप्चर किया जाए। अभी हम बात करेंगे लेटर वैदिक एज के कास्ट सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा चेंज थे लेटर वैदिक एज में
और अर्लियर वैदिक एज में वो था इवोल्यूशन ऑफ कास्ट सिस्टम। अर्ली वैदिक एज में हमने 3 मेजर कास्ट सिस्टम देखे थे, जो थे ब्राह्मणास, क्षत्रियास और वैश्यास। अभी लेटर वैदिक एज में कास्ट सिस्टम को मेजरली 4 टाइप में डिवाइड किया हुआ था, जो थे ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास और शूद्रास। इन्हें वर्ण सिस्टम भी कहा जाता है। ब्राह्मणास के बारे में बात करें तो वो सबसे सुपीरियर कास्ट माना जाता था। ब्राह्मणास को ज्ञान का भंडार भी माना जाता था। ब्राह्मणास के लोग मेनली उस टाइम के पुजारी, गुरुस, ऋषिस, टीचर्स और स्कॉलर्स हुआ करते थे। उस टाइम के जो ब्राह्मण लोग जो राजाओं को काउंसिल वगैरह करते थे, उन्हें ब्रह्म ऋषि या महर्षि कहा जाता था। शादी के बारे में बात करूं तो ब्राह्मण जो पुरुष रहते थे उस टाइम वो एक ब्राह्मण स्त्री के साथ शादी कर सकते थे, क्षत्रिय स्त्री के साथ शादी कर सकते थे और वैश्य स्त्री के साथ शादी कर सकते थे। ब्राह्मण स्त्रियों को ब्राह्मण पुरुषों के साथ ही ज़्यादातर शादी कराया जाता था और ऐसे बहुत रेयर केसेस में वो क्षत्रिय और वैश्य पुरुषों के साथ उनकी शादी किया जाता था। शूद्रों के साथ शादी करना रिस्ट्रिक्टेड था उस टाइम। अभी हम बात करेंगे क्षत्रियास के बारे में। क्षत्रियास जो होते थे वो राज्य या उसके टेरिटरी के रूलर्स को या उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स को कहा जाता था। वो मेनली राज शासन के कामों में लगे रहते थे, इसीलिए उन्हें युद्ध के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, मॉरल कंडक्ट और जस्टिस के बारे में ज्ञान होना बहुत आवश्यक था। जब भी कोई क्षत्रिय बच्चा पैदा होता था तो उसे कुछ साल बाद उन्हें ब्राह्मण्स के आश्रम में भेजा करते थे ताकि उनको सारी ज्ञान की प्राप्ति हो। क्षत्रिय पुरुष चारों वर्ण सिस्टम के स्त्रियों के साथ शादी कर सकते थे, लेकिन ब्राह्मणास और क्षत्रिय स्त्रियां उनकी पहली प्रेफरेंस हुआ करता था। इवन शूद्र स्त्री को एक क्षत्रिय पुरुष के साथ शादी करने में कोई मना नहीं था। क्षत्रिय स्त्रियां भी उस वक्त मेंटली और फिजिकली बहुत पावरफुल हुआ करते थे और राजा के न होने पर भी वो राज शासन के कई सारे ऐसे काम जैसे ड्यूटीज वगैरह जो भी रहते थे वो अच्छे से निभाया करते थे। वैश्यास वॉज द थर्ड टाइप ऑफ कास्ट इन लेटर वैदिक एज। वैश्यास कास्ट के जो लोग रहते थे वो मोस्टली खेती बाड़ी, व्यापार या मनी लेंडर्स जैसे काम किया करते थे। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट काम वो जो करते थे वो थे पशुपालन करना, क्योंकि उस टाइम गाय, भैंस, हाथी और घोड़ों इन सब को पालते थे और इनकी अच्छी देखभाल करना बहुत इम्पोर्टेंट होता था किसी भी राज्य के लिए और उधर के लोगों के लिए। वैश्यास वो लोग थे जो उस वक्त राज्य की इकोनॉमी को चलाते थे, इसीलिए वो उस राज्य के जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स रहते थे उनके साथ मिलके काम करते थे। वैश्यास वुमन जो होते थे वो भी उनके हस्बैंड की हेल्प करते थे बिजनेस में, पशुपालन में और खेतीबाड़ी में। और इवन शादी के टाइम भी वो कोई भी 4 वर्ण सिस्टम के पुरुषों के साथ शादी कर सकते थे, बट शूद्र कास्ट में शादी करने में थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शंस हुआ करता था। और सबसे बड़ी बात ये थे कि अगर किसी भी वैश्य स्त्री के हस्बैंड की डेथ होती है तो देन शी वॉज अलाउड टू रीमैरी। अभी हम बात करेंगे शूद्रास के बारे में। शूद्रास वॉज द 4th एंड लास्ट टाइप ऑफ कास्ट इन द लेटर वैदिक एज। उनको कोई भी देश या राज्य की इकोनॉमी के बैकबोन या रीढ़ की हड्डी कहा जाता था, क्योंकि उस टाइम के सभी काम इन्हीं लोगों से करवाया जाता था। वो ब्राह्मण्स को हेल्प करते थे आश्रम में, क्षत्रियस को हेल्प करते थे राजमहल में और वैश्यास को हेल्प करते थे उनके व्यापार रिलेटेड कामों में। उस वक्त उनको बताया जाता था कि उनको अपर कास्ट के सभी लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनकी सेवा करना चाहिए, तभी उनको मोक्ष प्राप्ति मिलेगा। उसी रीज़न की वजह से वो बाकी सभी कास्ट के लोगों की सेवा करते थे। शूद्र स्त्रियां जो रहते थे वो भी अपर कास्ट के स्त्रियों की हेल्प करते थे। मेनली वो राजकुमारियों की दासी हुआ करते थे। अगर शादी के बारे में बात करूं तो शूद्र पुरुष जो रहते थे वो सिर्फ शूद्र स्त्री के साथ ही शादी कर सकते थे, लेकिन शूद्र स्त्री के पास सभी कास्ट के पुरुषों के साथ शादी करने की राइट थी। जैसे जैसे लेटर वैदिक एज खत्म होने को आए तो उस वक्त अनटचेबिलिटी या हम कह सकते हैं कि छुआछूत का जो सिस्टम था वो स्टार्ट हुआ। अनटचेबिलिटी उस टाइम 2 पार्ट में डिवाइड किए हुए थे, एक अनटचेबिलिटी बाय बर्थ था और एक अनटचेबिलिटी बाय प्रोफेशन हुआ करता था। अनटचेबिलिटी बाय बर्थ को इवन 2 टाइप में डिवाइड किए हुए थे, वो थे चंडालास और वृत्यास।
तो उसमें ऐसा था कि जो एक अपर कास्ट की जो स्त्री रहती थी, वो अगर लोअर कास्ट के एक पुरुष के साथ अगर शादी करते थे, तो उनके द्वारा जो बच्चा हुआ करता था, उन्हें चंडालास कहा जाता था। और जब एक अपर कास्ट का मेल एक लोअर कास्ट के स्त्री के साथ शादी करता है और उनके द्वारा जब एक बच्चा पैदा होता है, तो उसे वृत्यास कहा जाता था। इवन अनटचेबिलिटी बाय प्रोफेशन को 3 टाइप्स में डिवाइड किए हुए थे, जैसे निषादास, अंत्यजास और किरातास। अभी हम सुन रहे थे लेटर वैदिक एज के कास्ट सिस्टम के बारे में। आगे हम देखेंगे लेटर वैदिक एज के रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में। अर्ली वैदिक एज में हमने देखा कि आर्यंस कैसे इंद्र भगवान की अग्निदेव की पूजा किया करते थे। इनका पूजा करने का तरीका भी अलग हुआ करता था, इनका पूजा करने का कारण भी अलग था। लेटर वैदिक एज में ये सब कुछ बदल जाता है। इस एज में ब्रह्मा विष्णु महेश जो है सबसे इम्पॉर्टेंट गॉड माने जाने लगे। इनका पूजा करने का तरीका भी अलग था। इस एज में सबसे ज़्यादा यज्ञ और सैक्रिफाइसेस हुआ करते थे, और ये जो यज्ञ है और सैक्रिफाइस है ये ब्राह्मण्स ही किया करते थे, और ये इन्हीं को पता था। इनके मंत्र उच्चारण या इनका जो विधि हुआ करता था पूजा करने का, ये सिर्फ ब्राह्मण्स को ही पता था। अब ये जो चीज़ें हैं, पूजा करने का तरीका, ये हर वर्ना सिस्टम में अलग अलग होने लगा। कि ये जो वर्ना सिस्टम है ये सबसे रिजिड वर्ना सिस्टम माने जाने लगा इस एज में। लोगों ने क्या किया, अपने हिसाब से ही इन्होंने अपना भगवान चूज़ कर लिया और ये उन्हीं की पूजा किया करने लगे। फॉर एग्जांपल, जो वैश्य लोग थे कुबेर भगवान की पूजा करने लगे, जो ये शूद्रा लोग थे कुषाण भगवान की पूजा करने लगे। इनका जो पूजा करने का रीज़न था वो भी डिफरेंट था। ये ऐसा माना जाता है कि ये कुछ हद तक मेटेरियलिस्टिक अप्रोच था। वो ये चाहते थे कि भगवान उनको कुछ वरदान दे, उनकी कुछ इच्छाएं हैं जो पूरी करे, और इसीलिए ये पूजा किया करते थे, ऐसा माना जाने लगा। धीरे धीरे हुआ यूँ कि ये जो ब्राह्मण्स थे इन्होंने दक्षिणा मांगना स्टार्ट कर दिया, और ये बहुत ज़्यादा दक्षिणा मांगने लगे राजा से, या जो भी लोगों के यहाँ ये पूजा करने जाते थे वहाँ पे ये दक्षिणा मांगा करने लगे। राजा को ये बात से प्रॉब्लम होने लगी कि जो ये ब्राह्मण्स है ये अब ज़मीन भी मांग रहे हैं एज अ दक्षिणा। राजा ने क्या किया कि अब वो इससे परेशान हो गए। उन्होंने फिर जो ये पूजा करना है, जो ये यज्ञ परफॉर्म करना है, ये सब कम कर दिया। और बहुत से ऐसे राजास थे जिन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने बिल्कुल ही ब्राह्मण्स की बात मानना बंद कर दिया, और धीरे धीरे उन्होंने अपना ही एक रिलीजियस सेक्ट डेवलप किया। हम अपने अगले एपिसोड में सुनेंगे कि कैसे राइज ऑफ बुद्धिज़्म हुआ, कैसे जैनिज़्म हमारे सोसाइटी में आया, और उसका कारण यही रहा होगा कि ये जो राजास थे ये परेशान हो गए थे ब्राह्मण्स के इंस्ट्रक्शन फॉलो करके, या मे बी उनके ह्यूज डिमांड ऑफ दक्षिणास जो हुआ करते थे उससे वो परेशान होकर उन्होंने अपना ही एक रिलीजियस सेक्ट न्यूट्रल किस्म का डेवलप किया था। अब तक आपने सुना ऋग वैदिक एज में कैसे आर्यंस इंडिया में आते हैं और वो अपने आप को सेटल करते हैं। लेटर वैदिक एज में हमने देखा कि उनकी सोसाइटी कैसे डेवलप करती है। राजन जो है वो टेरिटरी का राजा बन जाता है। वर्ना सिस्टम का डेवलपमेंट हमने देखा ब्राह्मण्स का इन्फ्लुएंस सोसाइटी में कितना था। ये सारी चीज़ें हमें ऋग वैदिक या लेटर वैदिक टेक्स्ट से हमें पता चलता है। इनका डिक्लाइन होने का कारण ये था कि बहुत सारे जो लोग थे इस चीज़ों को नहीं मानते थे। फॉर एग्जांपल, जो वर्ना सिस्टम इन्होंने डेवलप किया था बहुत सारे लोग उसको नहीं मानते थे और वो उससे परेशान हो चुके थे। और दूसरा कारण ये भी बताया जाता है कि जो टैक्स सिस्टम जो था राजा का, दैट वाज नॉट वेल प्लान्ड, और बहुत सारे लोग उसको नहीं मानते थे। इस एरा के बाद हमने देखा कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म अपने इंडिया में फेमस हो जाते हैं। ये जो रिलीजियस सेक्ट है कैसे इतने फेमस होते हैं, क्या कारण था इसके पीछे? वैसे बहुत सारे रिलीजियस सेक्ट डेवलप हुए थे आफ्टर लेटर वैदिक एज, बट ये जो 2 रिलीजियस सेक्ट है ये इतने फेमस कैसे हुए? ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो हम सुनेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। और हमें सुनने के लिए थैंक यू, एंड सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। अगर आपके पास कोई सजेशन है या फीडबैक है, आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो या हमें इंस्टाग्राम पे बता सकते हो। थैंक यू।